India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोक कोर्ट के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्ति को दी मंजूरी। हिंदू पक्ष याचिका पर शाही ईदगाह परिसर के सर्वे का दिया फैसला। जस्टिस त्रिवेदी की पीठ ने सत्येंद्र जैन की मेडिकल जमानत बढ़ाई। सुनवाई से पहले सीबीआई का पीठ में हस्तक्षेप से इनकार, कहा जिस जज के पास केस है वही करेगा फैसला। महिला की सार्वजनिक पिटाई और निर्वस्त्र करने के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा दुर्योधनों की दुनिया में द्रौपदी की मदद के लिए कोई नहीं। India Legal presents Courts Roundup. मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में विवादित परिसर का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मान लिया है। शाही मस्जिद ईदगाह के एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। मथुरा विवाद से जुड़ी हुई 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट प्रक्रिया की सक्रिय शुरुआत एडवोकेट कमिश्नर से ज्ञानवापी परिसर की जांच के आदेश के बाद हुई थी। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्ति को मंजूरी दी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर शाही ईदगाह परिसर के सर्वे की इजाजत दी है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण कराया जाए। इस पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का भी अनुरोध किया गया है। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, चूंकि जिस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय की किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना बहुत जरूरी है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने मूल मुकदमे में वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य द्वारा दायर आदेश 26 नियम 9 CPC आवेदन पर ये आदेश पारित किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मूल मुकदमे में दायर आवेदन में ये दावा किया गया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और ऐसे कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद हिंदू मंदिर है। इसीलिए आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है। आवेदन में आगे कहा गया है कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ
मौजूद है, जो हिंदू मंदिरों की उत्कृष्ट विशेषता है, और शेषनाग की छवि भी वहां मौजूद है, जो हिंदू देवताओं में से एक है, जिन्होंने भगवान कृष्ण की उनके जन्म की रात में रक्षा की थी। आवेदन में ये भी कहा गया है कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी भी दिखाई देती है। आवेदन मूल मुकदमे में दायर किया गया, जो वर्तमान में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित है। मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2023 के आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए मथुरा न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। मुकदमे में अन्य बातों के अलावा एक घोषणा की मांग की गई कि विवाद में भूमि यानी कि वह क्षेत्र जहां शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है, वह देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान के पास है, और ये प्रतिवादियों यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित सभी को विचाराधीन मस्जिद को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ ने जस्टिस बेला त्रिवेदी के समक्ष सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सूचीबद्ध करने में हस्तक्षेप से इनकार किया। हाल के हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामलों को सूचीबद्ध करने को लेकर बड़ा विवाद देखने को मिला है, जिसमें कहा गया था कि केसों को मनमर्जी के जजों के पास भेजा जाता है। इस बाबत वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस को पत्र भी लिखा था। अब जब सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर इस मामले को उकेर कर सीजेआई के हस्तक्षेप की मांग की, तो सीजेआई ने सख्त रुख अख्तियार किया। सीजेआई ने कहा कि आरोप लगाना आसान है, तथ्य यह है कि जस्टिस बोपन्ना बीमार हैं और ये मेडिकल लीव का मामला है, इसीलिए बेंच बदलने से अच्छा था कि जस्टिस बेला की ही बेंच सुने। वहीं सुनवाई के बाद जो सत्येंद्र जैन को मिली राहत बरकरार रखी गई। जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले के आधार पर मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत अगली सुनवाई तक बढ़ाते हुए मामले की अगली तारीख 8 जनवरी तय कर दी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के मुद्दे में हस्तक्षेप करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। जैन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले का उल्लेख किया और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामले की सुनवाई को न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के छुट्टी से लौटने तक स्थगित करने की मांग की, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, ये मामला न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के समक्ष सूचीबद्ध था। उन्होंने इसे 2.5 घंटे तक सुना था। अब ये मामला न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के समक्ष सूचीबद्ध है। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जवाब में कहा, मैं इस बात को नियंत्रित नहीं करूंगा कि न्यायाधीश अपने समक्ष सूचीबद्ध मामले में क्या कर रहे हैं। जिस जज के पास केस है वही फैसला करेगा। मुझसे नहीं हो सकता, मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। सिंघवी ने जोर देकर सीजेआई से एक बार केस पेपर्स देखने का अनुरोध किया। आप नेता के वकील ने कहा, हम केवल स्थगन की मांग करना चाहते हैं। हालांकि सीजेआई ने जवाब दिया कि केवल वही न्यायाधीश निर्णय लेंगे जिनके समक्ष मामला सूचीबद्ध है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने जैन की जमानत याचिका पर पहले सुनवाई करते हुए मामले को जनवरी तक स्थगित करने के अनुरोध को ठुकरा दिया था, जब न्यायमूर्ति बोपन्ना के अदालत लौटने की उम्मीद है। चूंकि जैन फिलहाल चिकित्सा जमानत पर हैं, इसलिए न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया था। हालांकि उन्होंने जैन के वकील को सीजेआई के समक्ष मामले का उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी थी। हाल के हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कुछ मामलों को सूचीबद्ध करने पर एक बड़ा विवाद देखा है, जिनकी सुनवाई पहले अन्य पीठों द्वारा की गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस संबंध में सीजेआई को अलग अलग पत्र लिखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में जैन को अंतरिम चिकित्सा जमानत दे दी थी, जो मई 2022 से सलाखों के पीछे थे, जब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व उप सचिव सौम्य चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के अधिकारी जो कि अब निलंबित है और चौरसिया कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ चौरसिया की जमानत याचिका खारिज करने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 23 जून के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। निलंबित सिविल सेवक अब 1 साल से अधिक समय से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चौरसिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ये देखते हुए कि उनकी विशेष अनुमति याचिका में गलत दलीलें दी गई है, पीठ ने 1 लाख का असाधारण जुर्माना भी लगाया और ये विवाद छत्तीसगढ़ की खदानों से कोयला परिवहन करने वाले कोयला और खनन ट्रांसपोर्टर से जबरन वसूली और अवैध लेवी वसूली के आरोपों से उत्पन्न हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार जांच में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें प्रति टन कोयले 25 रुपए की अवैध उगाही शामिल है, जिसकी धनराशि कथित तौर पर 16 महीने के भीतर 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर चुनावी फंडिंग और रिश्वत के लिए किया जा रहा था। पिछले साल अक्टूबर में इसने छापे मारे और जिससे आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और किंगपिंग सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई। दिसंबर में केंद्रीय एजेंसी ने सौम्य चौरसिया को गिरफ्तार किया था। चौरसिया ने आरोपों को मनगढ़ंत और निराधार बताते हुए खुद को बेगुनाह होने की दलील दी और कथित घोटाले में अपनी संलिप्तता साबित करने वाले ठोस सबूतों की कमी पर जोर दिया। इस साल जून में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईपीएस अधिकारी डी रूपा को आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट को शुक्रवार तक हटाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सभी पोस्ट हटाना असंभव है तो उन्हें कम से कम एक पोस्ट डालना चाहिए कि वह रोहिणी सिंधूरी के खिलाफ अपनी सभी टिप्पणियां वापस ले रही हैं और न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने सिंधूरी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली रूपा की याचिका के ऊपर सुनवाई करते हुए ये मौखिक निर्देश दिए हैं। बता दें आपको कि इस साल की शुरुआत में कर्नाटक के दोनों अधिकारी सार्वजनिक विवाद में शामिल हो गए थे, जब रूपा ने सोशल मीडिया पर सिंधूरी की कुछ निजी तस्वीरें साझा की थी और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सिंधूरी ने बाद में मानहानि के लिए रूपा के खिलाफ नागरिक और आपराधिक कार्रवाई शुरू की। केवल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से अपने विवादों और मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का कहा है और लेकिन आज कोर्ट को बताया गया कि मध्यस्थता विफल हो गई है और दोनों अधिकारी अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। पीठ ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि अधिकारी अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा सके। अगर आईएएस और आईपीएस अधिकारी इस तरह लड़ेंगे तो प्रशासन कैसे चलेगा। न्यायमूर्ति ओका ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अब मामले की सुनवाई गुण दोष के आधार पर की जाएगी। सिंधूरी ने पीठ को बताया है कि रूपा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके खिलाफ चरित्र हनन किया है और वह मेरे परिवार को इसमें कैसे ला सकती हैं, मैं राज्य में कैसे काम कर सकता हूं। उसने कहा कि पीठ ने रूपा से पूछा कि क्या वह सिंधूरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी आरोप की जांच कर रही है। जब रूपा ने नकारात्मक जवाब दिया तो न्यायमूर्ति ओका ने उनसे पूछा कि आप किसी के द्वारा लगाए गए आरोपों से कैसे चिंतित हैं, उनकी जांच कोई और कर रहा है। जब ये मुकदमे का मामला है तो आपको आरोप लगाने का क्या काम है। पीठ ने रूपा को 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि डिजिटल उपकरणों की जब्ती के संबंध में दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक केंद्रीय एजेंसियां डिजिटल साक्ष्य पर 2020 सीबीआई मैनुअल का पालन करेंगी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केंद्रीय एजेंसियों की ओर से अदालत के समक्ष ये वचन दिया गया। बता दें आपको कि यह घटनाक्रम तब सामने आया जब शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर डिजिटल उपकरणों की मनमानी जब्ती के खिलाफ व्यक्तियों, विशेष रूप से मीडिया पेशेवर की गोपनीयता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अधिक मजबूत सुरक्षा उपकरणों की और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा दायर एक जनहित याचिका और 5 शिक्षाविदों द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती के लिए दिशा निर्देशों की मांग की गई थी। शिक्षाविदों ने अदालत को मसौदा दिशा निर्देशों का एक सेट सौंपा है। संजय किशन कौल और प्रशांत सुधांशु धुलिया की याचिका फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा एक विशिष्टता सूची और 5 शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर एक अन्य विशिष्टता सूची पर अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के लिए दस्तावेजों की मांग की गई थी। शिक्षा क्रिस्टोफर ने कोर्ट को ड्राफ्ट टेस्ला का एक सेट तय किया और साथ ही साथ विधि अधिकारी द्वारा अधिक समय मांगे जाने के बाद आज की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने कहा कि हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और कुछ लेकर आएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि हमें फॉरेंसिक प्रयोगशाला विशेषज्ञों से परामर्श करना होगा और मौजूदा मैनुअल जैसे कि सीबीआई मैनुअल और कर्नाटक पुलिस मैनुअल से गुजरना होगा। न्यायमूर्ति कौल ने उत्तर दिया, समस्या ये है कि क्या अंतराल अवधि में अधर में लटका हुआ है, आप बैठ के कर रहे हैं लेकिन हमें कोई नतीजा कब मिलेगा। जब एएसजी राजू ने कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम करने के लिए 1 महीने का समय लगेगा, तो न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि न्यूनतम मत करो, अधिकतम करो। याचिकाकर्ताओं के वकील के विरोध के बीच एएसजी राजू ने न्यायाधीश से कहा कि तब हमें 3 महीने की आवश्यकता होगी। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेलगावी गांव में 42 वर्षीय एक महिला को उस पीड़ा से गुजरने पर गुरुवार को कड़ी नाराजगी व्यक्त की। मामले में महिला के बेटे के उसी गांव की एक अन्य लड़की के साथ भाग जाने के बाद उसे एक खंबे से बांध दिया गया, सार्वजनिक रूप से पीटा गया और आंशिक रूप से निर्वस्त्र कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश पीबी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण दीक्षित की पीठ ने यह भी सवाल किया कि पुलिस पीड़ित महिला की मदद के लिए अधिक तत्पर क्यों नहीं थी और इस तरह की घटना को होने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। देखिए उस महिला को कितना सदमा सहना पड़ा होगा। तो 2 घंटे तक उसके घर से उसे घसीटा गया और निर्वस्त्र किया गया, जानवरों की तरह पीटा गया। 3:30 पर पुलिस पहुंची। 1 बजे उसे घर से खींच लिया गया। क्या हमलावर इंसान है? जानवरों में भी कुछ समझ होती है, क्या इंसानों का व्यवहार इसी तरह होता है? 2 घंटे तक जानवरों ने उसे पीटा और साथ ही साथ मुझे उन्हें इंसान कहने में भी शर्म आती है। कोई इतना क्रूर, इतना अमानवीय कैसे हो सकता है? हम जानते हैं कि राज्य सरकार कुछ चीजों को पूरी गंभीरता से राज्य सरकार ले रही है और लेकिन इसे देखिए, न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा कि ऐसा क्यों होने दिया गया, कोई पुलिसिंग क्यों नहीं थी? ये पुलिस का काम न केवल जांच है बल्कि ये भी निवारक है कि अदालत ने आगे कहा कि पुलिस को ऐसी घटनाओं के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए था। अदालत ने कहा कि एक जोड़े के भागने की खबर एक छोटे से गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई और बेलगावी जिले की पुलिस किसी भी अप्रिय प्रतिक्रिया के खिलाफ ग्रामीणों को चेतावनी देने के लिए आगे बढ़ सकती थी। सुनवाई पूरी होने से पहले अदालत ने दोहराया कि ये एक शर्मनाक घटना थी जो आजादी के 75 साल बाद 21वीं सदी के भारत में नहीं होनी चाहिए।
गुजरात उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को रणनीतिक तरीके से रजिस्ट्री में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना को शीघ्रता से पूरा करने का आदेश दिया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी अदालती दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ न हो। रजिस्ट्रार ने एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप भट्ट और को सूचित किया कि किसी ने न्यायाधीश के प्रवेश बोर्ड पर मामले को सूचीबद्ध करने से बचने के स्पष्ट इरादे से शरारत की है। न्यायमूर्ति भट्ट ने 9 अक्टूबर को संकेत दिया था कि वह उक्त मामले में कड़े आदेश पारित करेंगे। याचिकाकर्ता जो एक प्रैक्टिसिंग वकील है भी जांच के दायरे में है क्योंकि वह और उसके करीबी सर्कल के अन्य वकील इस तरह के अभ्यास में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। खासकर ऋण वसूली न्यायाधिकरण में कानूनी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने के लिए न्यायाधीश ने आदेश में कहा। कोर्ट ने कहा कि ये स्पष्ट रूप से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप का प्रयास है। इसमें कहा गया कि इस गतिविधि को विशेष रूप से राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे बेईमान व्यक्तियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि न्यायाधीश ने कहा कि सीसीटीवी की उचित स्थापना की कमी के कारण रजिस्ट्री के प्रत्येक कोने पर कब्जा नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप मौजूदा मामले में निर्णायक सामग्री एकत्र नहीं की जा सकी। अदालत धर्मेश गुर्जर के मामले की सुनवाई कर रही थी और बता दें आपको कि जिस पर शुरू में ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण अहमदाबाद के लिए अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए 2 लाख की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने अपने खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए 2020 में याचिका दायर की थी। हालांकि न्यायमूर्ति भट्ट ने 9 अक्टूबर को कहा कि उच्च न्यायालय याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसके बाद गुर्जर ने इसे वापस लेने की मांग की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.